जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर आप पेपर देख पा रहे होंगे, ये डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का लेटेस्ट पिछले साल का ये पेपर है। हमारी सीरीज चल रही थी जिसके अंतर्गत हम डीएलएड के प्रीवियस ईयर सॉलिड पेपर कर रहे थे। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। जीके, रीजनिंग, अन्य पार्ट्स हमने अपलोड कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को देखेंगे, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। यही क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो पूरा जरूर देखिएगा। पूरा एक्सप्लेन करते हुए हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, नहीं लगेगी तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हर वीडियो में बताते रहता हूं कि 200 का आपका ये पूरा पेपर होगा, जिसमें 50 का जीके, 50 का रीजनिंग, 50 का आपका क्वांट, जिसमें बेसिक मैथ्स और क्वांट वाले क्वेश्चंस होंगे, और 50 का टीचिंग यानी कि शिक्षण अभिरुचि। तो उसी सेक्शन को हम यहाँ पर देखेंगे। पहले पार्ट में हमने इसके जीके के क्वेश्चंस को देख लिया था। चलिए हम सीधे चलते हैं 150 के तकरीबन, जहाँ पर से हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन स्टार्ट होता है। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को हल करते समय कुछ बेसिक बातों का आपको ध्यान रखना होता है। भले ही आप कोई वीडियो देखें, लेकिन ये बेसिक बातें आपको इसी वीडियो पर मिलेंगी, या मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए, ये क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करने जाएंगे, आपके मन में एक बात हमेशा रहनी चाहिए कि बच्चा ही हमेशा क्या होता है, सही होता है। यानी कि बच्चा हमेशा सही होगा, और बच्चे के लिए जो सबसे पॉजिटिव चीज है उसको हम करेंगे। यानी कि सबसे पॉजिटिव चीज जो होगी बच्चे के लिए, उसको हम यहाँ पर करेंगे। कोई भी डिसीजन लेना हो या कुछ भी चीज करनी हो, तो सबसे पॉजिटिव चीज जो होगी उसी को हम करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, हमेशा ये ध्यान रखना कि हमेशा अगर कुछ गलती हो रही है तो वो टीचर के ही कारण हो रही है, टीचर में ही कमी है। बच्चे की कमियां तो हमें दूर करनी है, उनकी कमियों को उजागर करके उसको दूर करना है। ठीक है, उसका निवारण करना है। तो ये बात, आप इन कुछ बेसिक बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इसी माइंडसेट के साथ आपको ये प्रश्न पढ़ने हैं। और वहां पर समय कम होता है, तो आपको फटाफट पढ़ना है और फटाफट अपनी थिंकिंग को बढ़ानी है। अब देखिए, ये आपके ये प्रैक्टिस में कैसे आएगा, तो मैक्सिमम जितने क्वेश्चन है वो लगा लीजिएगा। मैंने आपको बताया था इसके सिलेबस वाली वीडियो में कि टीचिंग एप्टीट्यूड का एक ही तोड़ है कि आप बीएड, डीएलएड, बीटीसी, जहां पर से भी सीटेट, जहां पर भी टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं, उनको आप बार बार पढ़िए, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अब देखिए 4 क्वेश्चन, जो 4 ऑप्शन होते हैं लगभग सभी सही होते हैं, लेकिन हमें मोस्ट पॉजिटिव ढूंढना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी बातें तो होती रहेंगी। 151 का पहला क्वेश्चन है, एक अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को उसी कक्षा में पूरी निष्ठा से अध्ययन करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? हाउ कैन अ फेल्ड स्टूडेंट बी एनकरेज्ड टू स्टडी सिंसियरली इन द सेम क्लास? मान लीजिए कोई फेल हो गया, 10वीं में मान लीजिए फेल हो गया, तो उसको आप कैसे एनकरेज करोगे, प्रोत्साहन उसको दोगे या प्रोत्साहित करोगे कि वो सेम इंटेंसिटी से पढ़े, फ्रेशनेस के साथ। ठीक है, 10वीं दोबारा से पढ़े। शिक्षक परामर्श द्वारा, मनोवैज्ञानिक परामर्श द्वारा, अभिभावकों के परामर्श द्वारा, या छात्र संघ के द्वारा। तो 151 का हमारा सही उत्तर होना चाहिए कौन सा? बी। ठीक है, मनोवैज्ञानिक परामर्श द्वारा। वहां पर हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेंगे उसकी, कि उसकी जो साइकोलॉजी है वो कैसे चल रही है उसके अकॉर्डिंग, ताकि उसको लगेगा कि इस बार मेहनत करूंगा और अच्छे से मेहनत करूंगा तो मैं सफल जरूर होऊंगा। इस प्रकार से आपको मनोवैज्ञानिक परामर्श देना है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते आप विद्यार्थियों में अनुशासन का गुण, देखिए डिसिप्लिन का जो गुण है बहुत ही जरूरी है। ये क्वालिटी हर किसी में डेवलप होनी चाहिए, चाहे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें या कोई भी कार्य करें, इवन कृषि या कोई भी काम करें। हालांकि कृषि बहुत बड़ा कार्य है, बट इंडिया में उसको थोड़ा सा लो लेवल में देखा जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी काम में डिसिप्लिन जरूरी होता है। तो उसको कैसे विकसित करें? जिम्मेदारियां देकर, आचरण के नियमों की जानकारी देकर, विद्यालय से निकालकर, नियमों का पालन करवाकर। देखिए 152 का हमारा सही उत्तर होना चाहिए जिम्मेदारियां। आप कभी गौर करना, जब आप बिजी होते हैं या आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, तो आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करते, या आपको अन्य फालतू चीजों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता।
तो क्या होगा कि उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दोगे बच्चों को तो हल्ला भी नहीं करेंगे, डिसिप्लिन उसमें बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि तय सीमा के अंदर वो काम भी पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी सबसे अच्छा सीखते हैं, द स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट बाय लिसनिंग, रीडिंग, डूइंग, शीडिंग। देखिए, सुनकर सुनते हैं, सबसे अच्छा अगर बात करें तो करके, आओ करके सीखें। हमने जो छठी सातवीं में विज्ञान की बुक में देखा होगा, आओ करके सीखें, हर पेज पर जब भी एक्टिविटी कहीं पर आती थी तो आओ करके सीखें। सबसे ज्यादा सीखते हैं आदमी या व्यक्ति या बच्चा करके। किसी भी चीज को हम खुद करते हैं तब हम ज्यादा सीखते हैं। फिर उसके बाद नंबर आता है हमारा देख कर, सुनकर, फिर पढ़कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि शिक्षक छात्रों के सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाना चाहता है तो उसे अधिक ध्यान देना होगा। देखिए, सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिएटिविटी को बढ़ाना है तो उसको क्या बढ़ाना होगा? अभिसारी, अपसारी यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, या दोनों। देखिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अभिसारी या अपसारी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग वह थिंकिंग होती है या अभिसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसमें हम सॉल्यूशन, उसका जो मोस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, ठीक है, अलग अलग पहलुओं को नहीं देखते हैं। जैसे अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें एक ही आंसर सही होता है, ठीक है, एक आंसर सही होता है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है। लेकिन अगर वही बात करें डाइवर्जेंट थिंकिंग की तो ये उसका बिल्कुल उलट है। इसमें हम हर एस्पेक्टिव की बात करते हैं, डाइवर्ज होके जो है सोचने का प्रयास करते हैं किसी भी चीज के लिए। तो अपसारी और अभिसारी में ये अंतर होता है। तो यदि शिक्षक छात्रों में क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहता है या क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन बढ़ाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को इंक्लूड करना होगा। ऑप्शन बी टिक कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। साथियों, यूकेपीएससी, यूके के प्रीवियस ईयर पेपर, सामान्य हिंदी, रीजनिंग, जॉब अपडेट की वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगी। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, अगर आप मेंबरशिप लोगे तो कॉल, व्हाट्सएप मैसेज की सुविधा आपको वहाँ पर मिलेगी। हालांकि मैं सारी जानकारी आपको वेबसाइट के थ्रू या जो ग्रुप बने हैं वहीं के थ्रू बताता हूं, तो आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चाहते हैं तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं, 30-60 रुपए ऐसी कुछ मेंबरशिप है चैनल की, जहां पर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये क्या है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की और जो मेंबरशिप लेगा वो जब कॉल या टाइप करेगा तो वो आप बताएगा कि हमने मेंबरशिप ले रखी है टेक्स्ट में, तब हम उसका रिप्लाई अच्छे से देने का प्रयास करेंगे। वैसे तो हम रिप्लाई देते ही हैं। प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की भाषा का विकास करने के लिए शिक्षक को भाषा सीखने के किस सिद्धांत को अपनाना चाहिए? संबंधीकरण, एसोसिएशन, यानी कि एक चीज को दूसरे से एसोसिएट करना, संबंध निकालना उसमें, अनुकरण, इमिटेशन, पुनर्बलन, रेइंफोर्समेंट। तो 155 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। ये सारी चीजें हमको करना है, संबंधीकरण भी करना है, यानी कि एक दूसरी चीजों से एसोसिएट भी करना है, ठीक है। चांद और सूरज में डिफरेंसेस, इस प्रकार से एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। अनुकरण, इमिटेट करना है हर चीज को, किसी भी चीज का। तभी कहते हैं शिक्षक को क्या बनना पड़ता है, एक आदर्श, क्योंकि बच्चे उसको क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, इसलिए कहा जाता है। बाकी तो शिक्षक की भी अपनी एक जिंदगी है। तो ये सभी, पुनर्बलन भी हमें करना पड़ता है। किसी ने अच्छा उत्तर दिया तो उसको टॉफी या शाबाश कहते हैं, ठीक है। ये सभी ऑल ऑफ दी, ये सारी चीजें आप डीएलएड या बीएड में पढ़ोगे। शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं। मुख्य प्रकार क्या है शिक्षण सहायक सामग्री के? श्रव्य, ठीक है, ऑडियो एड्स, दृश्य, विजुअल एड्स, दृश्य, श्रव्य, तो ये सभी हैं, ऑल ऑफ दीज, या ये सभी सही उत्तर हो जाएगा। श्रव्य में क्या होता है, जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ये सारी चीजें जिससे हम सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं। विजुअल, दृश्य, चार्ट, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं सारा जो प्रेजेंटेशन। दृश्य श्रव्य, जिसमें ऑडियो वीडियो के साथ हम यूट्यूब में पढ़ते हैं, तो लेक्चर वीडियोस, ठीक है, इनको समझिए। निम्नलिखित में से शिक्षण की विशेषता कौन सी है? शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस। शिक्षण एक व्यावसायिक गतिविधि है। टीचिंग इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। शिक्षण एक अंतक्रिया है। टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस।
तो क्या है टीचिंग, इसका सही उत्तर हमारा होना चाहिए ये सभी। देखिए शिक्षण जटिल है क्योंकि किसी के दिमाग में किन्हीं चीजों को भरना या कुछ बदलाव लाना कितना कठिन है, आप समझ सकते हैं। तो शिक्षण एक सामाजिक और जटिल प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। शिक्षण एक व्यावसायिक है, प्रोफेशनल भी है, क्योंकि अगर हम शिक्षण करते हैं तो हम प्रोफेशनल टीचर भी हैं, हम आगे को अपना प्रोफेशनल एक्टिविटी भी चुन सकते हैं, इसमें अपना एज ए प्रोफेशन भी चुन सकते हैं, तो सारी चीजें हैं, ठीक है। शिक्षण एक इंटरेक्टिव है, इंटरेक्टिव तो है ही शिक्षण, तो हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षण की निम्नलिखित अवस्थाओं में से मूल्यांकन की अवस्था कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ टीचिंग इज द इवेल्युएशन स्टेज? पूर्व अवस्था, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव या पोस्ट एक्टिव? देखिए थोड़ा बहुत इनके बारे में जानते हैं। वैसे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और डीएलएड में आप इनको पढ़ोगे। पूर्व इंटरेक्टिव फेज क्या होता है? पूर्व एक्टिव फेज, देखिए अब कोई टीचर है किसी क्लास में पढ़ाने जा रहा है, उससे पहले जो भी तैयारी वो करता है, लेसन प्लानिंग कि आज मैं क्या पढ़ाऊंगा, पूरा क्रमबद्ध तरीके से पहले किस टॉपिक पर बात करूंगा, क्लास में जाने के लिए जो भी स्ट्रक्चर्ड वे में हम डिसिप्लिन के साथ किसी चीज को एक खाका के रूप में तैयार करते हैं कि हम क्लास में जाने के बाद क्या क्या चीजें करेंगे, तो प्री एक्टिव फेज कहते हैं इसको, ठीक है। फेजेस ऑफ टीचिंग में ये प्री एक्टिव फेज होगा। और जैसे ही आप क्लास में एंटर करोगे उसके बाद जो भी इंटरेक्शन, आप जो भी डेमोन्स्ट्रेट, लेक्चर, सारी चीजें करोगे वो इंटरेक्टिव फेज में आती हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव फेज में आप पढ़ाना, उनका निदान करना, डायग्नोस करना प्रॉब्लम को, सारी चीजें आपका इस फेज में आएगी। दूसरी हमारी क्या चीज है? पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव में हमारा व्यवहार परिवर्तन, यानी कि हमने सारी चीजें पढ़ा दिया, फीडबैक हमें मिलेगा, उसके बाद हम इवेल्यूशन कर पाएंगे कि इस कक्षा को हमने क्या सिखाया, बच्चों में क्या क्या बदलाव आया। तो इवेल्यूशन, ये सारी चीजें, यानी कि फाइनल बिहेवियर पोस्ट एक्टिव फेज उत्तर अवस्था में होता है। तो ये तीनों फेज का हमने मोटा मोटा सीख लिया। अब क्वेश्चन का है कि 151 में कि पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ टीचिंग इज द इवैल्यूएशन स्टेज, तो कौन सा होगा? अब आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया तो आप आंसर बताएंगे, वैसे मैं ही बता देता हूँ, ऑप्शन सी पोस्ट एक्टिव फेज, ठीक है, इसमें इवैल्यूएशन होता है। 158 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रभावी शिक्षण निर्भर करता है, इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स ऑन, किसमें डिपेंड करता है? किसमें डिपेंड करेगा बताइए? शिक्षक की शारीरिक संरचना पर बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। शिक्षक के पहनाव पर, इसमें भी नहीं। शिक्षक के ज्ञान पर, ठीक है, ज्ञान पर बहुत ज्यादा प्रभाव जो है रहता है, हालांकि व्यवहार पर भी रहता है, लेकिन जब ज्ञान अच्छा होगा तो ऑब्वियसली व्यवहार भी अच्छा होगा ज्यादातर केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक छात्र कक्षा में विलंब से आता है तो शिक्षक को उसे क्या करना चाहिए? उसे बाहर निकाल देना चाहिए, उसे कठोर दंड देना चाहिए, ये दोनों गलत हो जाएंगे। कई दिनों तक अनुपस्थित दिखाना चाहिए, ये भी गलत है। उनके साथ सहानुभूति एवं समझदारी से व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 160 का। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या बातें बताई थी, देखिए वही चीजें अप्लाई हो रही है ना। हमें बच्चे को सुधारना है और सबसे पॉजिटिव आंसर को हमें टिक करना है और सबसे पॉजिटिव चीज ही करनी है। उसे दंड नहीं देंगे बल्कि उसे समझाएंगे, बेटा कारण जानेंगे कि क्यों लेट आए और अगली बार से मत आना, सहानुभूति तरीके से, एक तरीके से देंगे। एक योग्य शिक्षक वह है जो कक्षा को नियंत्रित करे, बिल्कुल। अपने छात्रों को ईमानदारी और मेहनत करने से कार्य करने के लिए प्रेरित करे, बिल्कुल। अपने छात्रों में पहल करने की भावना का, बिल्कुल। कक्षा का मनोरंजन कर सके, थोड़ा बहुत कभी कभार मनोरंजन भी जरूरी है, बट मोस्ट प्रोबेबल आंसर या पॉसिबल या अच्छा आंसर कौन सा होगा 161 का? ये हमारा हो जाएगा बी। वो अपने छात्रों को ईमानदारी और मेहनत से कार्य करने के लिए प्रेरित करे। हम छात्रों के जीवन में ये बदलाव ला पाए कि वो जो भी कार्य करें भविष्य में उसको ईमानदारी से करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में सुधार लाने के लिए एक शिक्षक को छात्रों की गलतियों पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए, विद्यालय की नीतियों के विरुद्ध काम करना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, पूर्व शिक्षकों की आलोचना करना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? शिक्षण में सुधार लाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, ठीक है। हमें हर चीजों को इम्प्रोवाइज करना है कि क्या गलत हो रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सेकेंड पार्ट है। इससे भी पहले हमने पिछले साल के आंसर की, उससे पहले के भी वीडियोज हैं। आप एक काम करना, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए हमारा उत्तराखंड डीएलएड और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, कुमाऊं, एसएसजीयू, श्रीदेव जोन,
उन सभी की टीचिंग एप्टीट्यूड वीडियोस को देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं फायदा देगा। अगर आप एग्जाम सीरियसली देना चाहते हैं कि इन कामों को जरूर करें। एक शिक्षक को सभी छात्रों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्रवत, समान, व्यक्तिगत या निस्वार्थ? ठीक है, किस प्रकार से करना चाहिए? समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, सभी के साथ जब हम इक्वली बिहेव करेंगे तब बच्चे भी सोचते हैं और उनमें अच्छी भावनाएं विकसित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण किस स्तर पर किया जाता है? अब देखिए, पहले इन लेवल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्मृति लेवल यानी कि स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल में क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा सा रटाना, एक तरीके से समझ सकते हो। ये जो हमारा प्राइमरी लेवल 6-7 तक ये चीजें चलती हैं, जिसमें क्या होता है कि हम ज्यादातर बच्चों को इमिटेट ही करवाते हैं या रिसाइट करवाते हैं, जैसे कविता को रिसाइट करवाना, पहाड़े याद कराना। तो मेमोरी यानी कि रटना, एक तरीके से कह सकते हैं, चीजों को याद करना, जो भी फैक्ट फॉर्मूले हैं उन सबको याद करने वाली अवस्था क्या कहलाती है? मेमोरी लेवल। बोध स्तर, जिसमें हम चीजों को रिलेट करते हैं। रिलेट कैसे? एसोसिएट कर पाते हैं दूसरी चीजों से। जैसे 6ठी से 10वीं तक अगर आप देखेंगे, टीचर जो पढ़ाता है उसके बाद हम थोड़ा सा रिलेट करना स्टार्ट करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है। अब रिफ्लेक्टिव लेवल या रिफ्लेक्सिव चिंतन स्तर, इसमें क्या हुआ? ये हाईएस्ट लेवल होता है किसमें? शिक्षण का। ये जैसे हम ग्रेजुएशन में या जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज, तो ये बड़ी उच्च शिक्षा में इसका कार्य आप समझ सकते हैं। किसी में ये जल्दी भी विकसित हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट जनरली आप उच्च शिक्षा स्तर में ये क्वालिटी डेवलप हो जाती है। इसमें हम चिंतन करते हैं किसी भी संबंध में। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, चर्चा परिचर्चा और उसके प्रोज कॉन सारी चीजें देखी जाती हैं। तो ये हमारे अंदर ये क्षमता विकसित हो जाती है कि हम उसका चिंतन कर सकें। तो शिक्षण किस स्तर पर किया जाता है? शिक्षण आपका किया जाता है सभी स्तरों पर। मैंने क्लासेस बता दी, क्योंकि मेमोरी लेवल आपका प्राइमरी स्टेजेस में ज्यादातर किया जाता है जब हम बच्चे होते हैं। फिर जब हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं 6ठी से 12वीं तक अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद चिंतन स्तर। ठीक है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की सफलता या असफलता अधिकांशतः निर्भर करती है शिक्षकों के दृष्टिकोण पर। तो 165 का हमारा हो जाएगा शिक्षकों के दृष्टिकोण पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है? सीखना एक प्रक्रिया, उत्पाद नहीं है। ठीक है, लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। 166 कौन सा नहीं है ये पूछा गया, तो पहला सही है, बिल्कुल एक प्रक्रिया है। सीखना उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य उन्मुखी नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सीखना उद्देश्यपूर्ण भी होता है, लक्ष्य उन्मुखी भी होता है। ठीक है, पर्पसफुल होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो जिसके फिर आगे हमें देखना है, तो समाज को उच्च स्तर तक उठाने में योगदान करता है। बिल्कुल पहला तो सही हो जाएगा। लोगों को संरक्षित प्रसारित करता है, कुछ जैविक प्रबंधन। तो ऑप्शन ए इसका मोस्ट अच्छा प्रोबेबल आंसर है, ऑप्शन ए टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण चुनौती होती है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। 168 कक्षा छात्रों से गृह कार्य करवाना। देखिए ये टफ है, बट इतना भी टफ नहीं है। प्रश्न पत्र तैयार करना। ठीक है, ये तीनों चीजें टीचर को करनी ही पड़ती हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाना, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जो आप पढ़ाते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। आप कैसे उसको रुचिपूर्ण, जिससे सारे बच्चे उसमें ध्यान दें, ये बहुत टफ होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक अच्छा संप्रेषक यानी कि गुड कम्युनिकेटर नीड्स टू बी गुड एट, किसमें गुड होना चाहिए? बोलने में, सुनने में, भाषा का प्रयोग में, वाणी में, हास्य का प्रयोग करने में। ठीक है, तो किसमें होना चाहिए? इसको होना चाहिए हमारा भाषा का प्रयोग करने में। कैसी भाषा वो प्रयोग में लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक से संबंधित वे कारक जो सीखने वाली अकादमिक उपलब्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, छात्र की स्वीकृति, शिक्षार्थियों की देखभाल, निर्देशात्मक, तो ये तीनों चीजें समझ रहे हो। टीचर रिलेटेड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लर्नर्स एकेडमिक अचीवमेंट, तो छात्रों की स्वीकृति भी इसमें ऐड ऑन करती है। शिक्षार्थियों की देखभाल, निर्देशात्मक तकनीकों का प्रभावी उपयोग, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। और एक चीज का ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में आपको ऑल ऑफ द अबव दिखेगा, तो 10 में से लगभग 8 क्वेश्चन का उत्तर वही होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं?
टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिरुचि वाले पेपर में ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आए तो आप ये ट्रिक भी अपना सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से पढ़ें। शिक्षार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक कौन से होते हैं? 171वें का हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, आत्म प्रत्यय, रुचि एवं अभिक्षमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोई 172, यदि कोई बच्चा स्व अध्ययन करने में आंतरिक रूप से संतुष्टि प्राप्त करता है तो इसका अर्थ है वो है ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गत्यात्मक शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? 173 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे गतिविधियां करने के लिए देना। ठीक है, गिव हिम एक्टिविटीज टू डू। विद्यालय में शारीरिक गतिविधियों को कराने का उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? विद्यार्थियों की शारीरिक फिटनेस, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों में टीम भावना का विकास, बिल्कुल। स्पिरिट, डेवलप द टीम स्पिरिट। विद्यार्थियों में स्व अनुशासन, बिल्कुल। सेल्फ डिसिप्लिन, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की समझ को सबसे अच्छे तरीके से मूल्यांकित करता है? तो कौन सा करता है? ऑप्शन डी, संतुलित आहार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये सारा फैक्चुअल चीजें हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो थिंकिंग करेगा, रिलेट करेगा चीजों को। इनमें से कौन सी गतिविधियां विद्यार्थियों को भावनात्मक कौशल को विकसित करने में, जो है इमोशनल स्किल बढ़ाने में करता है? 176 का हमारा क्या होना चाहिए? नृत्य एवं नाटक। इन सभी में से पूछा गया तो डांस एंड ड्रामा हो जाएगा। आप सभी लोग देखते होंगे कि हम ज्यादातर लोग शर्माते हैं अगर एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं डांस करने या नाचने गाने में। विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता क्या है? व्याख्यान नहीं, बिल्कुल। शिक्षक, ये भी नहीं है। बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। बच्चों के सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण विधि, रुचि, तनाव, थकान, तो सारी चीजें प्रभावित करती हैं, लेकिन हमको यहाँ पर चूज करना है। ठीक है, 178। देखिए, एक शिक्षण विधि भी करता है, रुचि भी करता है, तनाव भी करता है, थकान भी करता है, तो ऑप्शन बी होना चाहिए। 1 2 3 4 सारी चीजें प्रभावित करती हैं। सृजनात्मक बच्चों की विशेषता क्या है? क्रिएटिव चिल्ड्रन की क्या होती है? मौलिक विचारों का प्रदर्शन, कविता या कहानी का सृजन। ठीक है, तो क्या होगा? ए और बी दोनों। देखिए, जो क्रिएटिव होगा वो मौलिक विचारों का प्रदर्शन करेगा, एक्सप्रेशन ऑफ ओरिजिनल थॉट्स, साथ ही साथ क्रिएशन ऑफ पोएम एंड स्टोरी। देखिए, कोई बच्चा स्वरचित कविता या कुछ लाता है तो आप देखते हैं नहीं, उसके अंदर थोड़ा सा एक क्रिएटिविटी इवॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में पढ़ाते हुए विद्यार्थियों के व्यवहार का आकलन अध्ययन करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी? कौन सी विधि अच्छी होगी बताइए? साक्षात्कार, समाजमिति, अवलोकन, केस स्टडी। तो अवलोकन, ऑब्जर्व करना है। आप किसी कक्षा में जाना और 15 मिनट या 5 मिनट उसको ऑब्जर्व करना, आपको पता लग जाएगा कि कौन पढ़ने वाला है, कौन हुड़दंग करता है, कौन बोलता ज्यादा है। ठीक है, 181, सीखने हेतु सहयोगात्मक वातावरण का प्रभावी सृजन किया जा सकता है। ठीक है, 181 का हमारा होना चाहिए शिक्षार्थियों के छोटे मिश्रित योग्यता समूह बनाकर, बिल्कुल ऑप्शन ए तो हो जाएगा। विद्यार्थियों को व्यक्तिगत कार्य, इंडिविजुअल टास्क, देखिए इंडिविजुअल टास्क इसमें नहीं होगा, विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियां देकर, तो गिव हिम एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटीज। तो 1 और 3 सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर दिख रहा है आपको? ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट और व्याख्या। एक सकारात्मक कक्षा का वातावरण अकादमिक उपलब्धि को बढ़ाता है और विद्यार्थियों में उचित कक्षा कक्ष व्यवहार को बढ़ाने में सहायता करता है। व्याख्या दी गई है तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं, आप इसको समझिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या करना पड़ता है? कथन को आपको समझना है, फिर देखना है कि व्याख्या सही तरीके से है कि नहीं। जब कथन और व्याख्या दोनों सही है तो वो वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज करना पड़ता है। 182। ठीक है, कथन और व्याख्या दोनों ही सही है। ठीक है, कथन हमने पढ़ दिया था, विद्यार्थियों में स्वस्थ संबंध एवं मूल्यों को बढ़ावा देकर सकारात्मक सीखने का वातावरण बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, कथन भी और व्याख्या भी। विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री गतिविधियों को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए? गतिविधियां आयु के अनुरूप होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि एज के अनुरूप होगी तभी उनमें कुछ चीजें समझ में आएंगी उनको। ठीक है, 183। नेक्स्ट है हमारा, केवल मनोसामाजिक विकास पर केंद्रित, ऐसा नहीं है, सारी चीजों पर होना चाहिए। ठीक है,
साइको सोशल डेवलपमेंट पर ही नहीं, हर चीज पर होना चाहिए, विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, बिल्कुल। तो एक और तीन कहाँ पर दिख रहा है आपको? ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सृजनवाद से संबंधित है? कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। तो 184 का हमारा सही उत्तर आना चाहिए 184। देखिए सब ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं पहले। ज्ञान निष्क्रिय रूप से प्राप्त नहीं किया जाता है, अपितु सक्रिय रूप से निर्मित किया जाता है, बिल्कुल सही है। ए तो सही लग रहा है, बी सी डी को भी पढ़ लेते हैं। अधिगम को एक निष्क्रिय प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, बिल्कुल गलत है, ये निष्क्रिय नहीं होती है, ये सक्रिय होती है। छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होता है, शिक्षक केंद्रित, तो छात्र केंद्रित होता है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा क्या है, यानी कि मोटिवेशन क्या है? आप किसी चीज में मोटिवेशन होता है, आता है, या किसी चीज को लेकर मोटिवेट होते हो तो क्या आता है? पैसे से, इंटरनल, किसी के द्वारा, तो ये आपको यहाँ पर देखना है सारी चीजें पढ़ के। मैं उत्तर बता देता हूँ 185 का, ऑप्शन ए। एक आवश्यकता अथवा इच्छा जो व्यवहार को इच्छा शक्ति दे और उसे निर्देशित करे कि तू ये काम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक क्रियाएं जो कि ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने वाली क्रियाओं से संबंधित है, जैसे चिंतन, प्रत्यक्षण, अवधान, समस्या समाधान आदि का संबंध है। तो किससे इसका संबंध है? तो कॉग्निटिव प्रोसेस में हमें चीजों को रिलेट करना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में संज्ञान यानी कि सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है, ठीक है। कॉग्निटिव ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई शिक्षक स्वयं को महत्व देता है तो इसका अर्थ है कि उसका उच्च आत्म प्रत्यय है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान है, आत्म छवि है, या सेल्फ आइडेंटिटी है। क्या होगा बताइए? सेल्फ स्टीम है, ठीक है। ये क्या है? सेल्फ स्टीम है। इफ अ टीचर गिव्स वैल्यू टू हिमसेल्फ, वो खुद को वैल्यू दे रहा है, तो सेल्फ स्टीम इसको कहते हैं। ये हमें खुद में भी डेवलप करना है। यदि किसी विद्यार्थी में किसी कार्य को अच्छे से करने की विशिष्ट क्षमता है, यानी कि स्पेशल कैपेसिटी है किसी टास्क को करने की, टू डू अ टास्क वेल, इट मीन्स ही हैज एन, क्या है उसके अंदर? अभिक्षमता है। 188, क्या है उसके अंदर? अभिक्षमता है, एप्टीट्यूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण के दौरान किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए या देना चाहिए? प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता पर बिल्कुल, व्यक्तिगत भिन्नता को केवल प्रतिभावान विद्यार्थियों का अनुभव, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों की सीखने की गति के अनुसार पढ़ाना चाहिए, जी बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। बट इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा टू टीच अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स पेस, उनकी पेस के अकॉर्डिंग टू द पेस ऑफ लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे जिस पेस से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, देखिए इसमें से छाड़ना था ना हमें, तो 189 का हमारा होना चाहिए। पहला तो सही है, पहला, और चौथा तो मैंने बता दिया कि पेस के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। उसके बाद होगा हमारा 2, व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो 1, 2 और 4 किसमें दिख रहा है आपको? ऑप्शन डी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी सही होता है। निम्नलिखित में से कौन से नैतिक विकास के घटक हैं? नैतिक विकास के घटक कौन से हैं? तो नैतिक विकास के घटक होंगे, सही और गलत के मध्य अंतर करना, बिल्कुल है ये भी। स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखकर देखना, ठीक है। हमें जज करना पड़ता है, टू पुट वन सेल्फ इन अदर्स पोजिशन, दूसरे के जूतों में खड़े होकर देखना पड़ता है, तब हम चीज़ों को समझ सकते हैं, दूसरों की परेशानियों को भी समझना, मदद करना। तो ABC उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। विद्यालय में समावेशी वातावरण का सृजन किया जा सकता है, ठीक है। ये किया जा सकता है बोल रहा है, ठीक है। इसका ध्यान रखना यहाँ पर। 191, सभी विद्यार्थियों को पूर्ण प्रतिबद्धता सुनिश्चित करके सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा, आप अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान कैसे करेंगे? देखिए, यदि वह किसी कविता या कहानी का सृजन स्वयं करता है तो हम सोचेंगे कि उसमें ये वाली क्या है? क्रिएटिविटी है। तो ऑप्शन ए इसका अभी के लिए सही होना चाहिए, बाकी और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। यदि वह किसी कविता का पाठ कर, देखिए पाठ करने से कुछ नहीं होगा, अगर खुद क्रिएटिविटी के तहत क्रिएटिव है तो खुद लिख के लाया है, तो इससे हम पता कर पाएंगे। मैंने स्टार्टिंग से बताया था कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें ढूंढना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन वाला आ गया, ठीक है। फिर से, किसी विद्यार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं, ठीक है, बिल्कुल। आयु और परिपक्वता सीखने को प्रभावित करने वाले जैविक कारक हैं,
इनकी बायोलॉजिकल फैक्टर आई और मैच्योरिटी होते हैं। 193। देखिए आप इसमें देखो, किसी विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रभावित करने के लिए बहुत सारे कारक होते हैं, ठीक है। वो फिजिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, एनवायरमेंटल हो सकते हैं। तो ये तो होता है, पहला तो सही है, कथन तो सही है। अब देखिए कथन दो, आयु और परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी और एज है, ये बायोलॉजिकल कारक है, ये भी सही है। तो दोनों कहाँ पर दिख रहा है आपको, दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी को दे दीजिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री पूर्ण दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए नहीं है? नहीं है पूछा गया है दृष्टिबाधितों के लिए, ठीक है। 194 नहीं है पूछा है। देखिए अगर वो दृष्टिबाधित है तो ऑडियो बुक से सुन सकता है, बिल्कुल। ब्रेल स्लेट से भी सुन सकता है। लार्ज प्रिंट सही हो जाएगा, क्योंकि लार्ज प्रिंट कैसे देखेगा अगर वो ब्लाइंड है तो, ठीक है। टेक्सटाइल मैप, टेक्सटाइल मैप में क्या होता है कि जो है मैप या कोई चित्र होता है वो उभार होते हैं उसमें टेक्सटाइल के फॉर्म में, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण कौशल जिसकी एक शिक्षक को आवश्यकता है? श्याम पट पर लिखना, ऑडियो टेप, सूचना एवं संचार। देखिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, क्योंकि समय के साथ हमें भी बदलना पड़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 195 का। निम्न में से सृजनावादी कक्ष में कौन सी गतिविधियां प्रोत्साहित की जाती हैं? प्रयोग, शोध, कक्ष सारी चीजें, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन सा सही प्रकार से सुमेलित है? ए सहयोग, शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, अवलोकन, पशुओं के व्यवहार को नोट करते हैं, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए आप विद्यालय में किस प्रकार की गतिविधि कराएंगे? किस प्रकार की गतिविधि कराएंगे? उसे ऐसी गतिविधियां करने के लिए कहेंगे जिससे उसका चिंतन कौशल विकसित हो, बिल्कुल कराएंगे। उसे प्रश्नोत्तर याद करने के लिए देंगे। देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए ही मिल रहा है, तो आप ए को टिक कर लीजिए। देखिए अब अंतिम क्वेश्चनों में भी पहुंच गए हैं। 199 का है हमारा। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन प्रेजेंट टाइम? फैसिलिटेटर के रूप में, ठीक है, सुगम करता, जो चीजों को सरल करवा दे। 199 का ए। अंतिम प्रश्न है हमारा। साथियों आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, काफ़ी सस्ती है। बाकी अगर आप चाहें तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF या व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। 20 अंतिम क्वेश्चन है हमारा। यदि आपकी कक्षा में कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, ये गलत हो जाएगा। उस पर अतिरिक्त ध्यान देंगे, बहुसंवेदी तरीके का प्रयोग करेंगे। बी और सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी, 200 का डी। तो साथियों ये थे 50 क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये अच्छे लगे होंगे, आपने ये एंजॉय किया होगा, कुछ बहुत सीखने को मिला होगा। चैनल से जुड़ जाइएगा, बाकी जो दिशा निर्देश मैंने दिए हैं उसको आप देख